नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट ग्लैंड है आपके पास पेनक्रियास। जो नेक्स्ट ग्लैंड है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है आपके पास पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास, ऑलराइट। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, पेनक्रियास के बारे में बात करूं, तो इसकी लोकेशन जरा ध्यान से देखेंगे। तो भाई ये हमारे जो इंटेस्टाइन है और स्टमक है उसके पास कहीं ना कहीं लोकेटेड है। इसकी जब हमने जूम इन इमेज देखी तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये जो स्टमक है इसकी बैक साइड जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, इसकी इधर की साइड जो है आपको देखने को मिल रहा है पेनक्रियास। तो एक मैं रफ स्केच भी बना देती हूँ, सो दैट कि वहां से भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पेनक्रियास जो है वो किस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है। तो देखेंगे जरा, देखो क्या कंडीशन है, इस तरीके से अगर ये कोई मैंने पर्सन बना दिया, तो ये इस तरीके से बच्चे ईसोफेगस आ गई। ईसोफेगस इस तरीके से एलोंगेटेड है, ठीक है, ईसोफेगस इस तरीके से एलोंगेटेड है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टमक आ गया, और इस तरीके से यहाँ पर ड्यूडेनम आ गया। अब यहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, इस तरीके से बच्चे पेनक्रियास जो है वो कुछ इस तरीके से लीफलेट लाइक ऑर्गन होता है, आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इसकी आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा डायग्राम में। दिस इज द पेनक्रियास, दिस इज द पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है बच्चे वो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल सेक्शन में प्रेजेंट है, बिलो या फिर नियर टू स्टमक एंड नियर टू ड्यूटेनम। तो लोकेशन में ध्यान रखेंगे, लोकेशन में ध्यान रखेंगे, located in the abdominal section, ठीक है, near to stomach and duodenum, near to stomach and duodenum। स्टमक और ड्यूडेनम के पास जो है बच्चे आपको पेनक्रियास जो है उसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब अगर हम देखें तो ये है एक आपका लीफलेट लाइक ऑर्गन, लीफलेट लाइक ऑर्गन, ठीक है। ये ऑर्गन जो होता है स्टूडेंट, इसके बारे में चलिए आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा देखेंगे, देखो इसमें क्या कंडीशन है, ये आपका पेनक्रियास जो है इसमें हाईलाइट कर रखा है, पास ही में इसके पास स्प्लीन भी लोकेटेड है, जहां पे आपको पता है स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। बट अगर हम अर्ली स्टेज यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे स्प्लीन क्या करता है, ये कुछ आरबीसीज के फॉर्मेशन में भी मदद कराता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपको एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियास, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो देखो ये ड्यूडेनम है, ये आपका गॉल ब्लैडर आ गया है, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, वो जो लिवर से बाइल जूस बन रहा होता है उसको ही कंसेंट्रेट करता है और आपके ड्यूडेनम में सिक्रीट करवा देता है, सो दैट की जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कंसेंट्रेट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पेनक्रियास आ गया है, ठीक है। और इस पेनक्रियास में आपको डिफरेंट बॉडी जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग कर रखा है, जैसे कि हेड, नेक, बॉडी, टेल और यूनिस्नेट। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा पेनक्रियास जो है वो किस तरीके से एंडोक्राइनल फंक्शन भी करता है, ठीक है। जो पेनक्रियास है वो किस तरीके से एंडोक्राइनल फंक्शन जो है बच्चे वो भी करता है। तो जरा इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें और लिख लेते हैं हम लोग पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास जो होता है बच्चे, ये होता है आपका एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियास जो है बच्चे वो क्या है, वो है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या है, इट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल। दूसरा क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो और क्या चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो हेट्रोक्राइन है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट रहता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो ही बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है,
और एल्कलाइन नेचर जो है हमें करने की जरूरत पड़ती है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, सो दैट कि फूड का जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में हो सके, क्योंकि इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक नेचर में एक्टिवेटेड नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो एंडोक्राइन होता है, ठीक है, एंडोक्राइन जो है स्टूडेंट्स ये कौन सा है, एंडोक्राइन जो होता है बच्चे ये आपका होता है ऐसा एरिया या ऐसा पार्ट जो कि डक्टलेस सिक्रीशन करता है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कंडीशन है कि डक्टलेस सिक्रीशन भी हो रहा है और डक्ट वाला सिक्रीशन भी हो रहा है, दोनों तरीके के आपको सिक्रीशन जो है बच्चे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पेनक्रियास के बारे में, तो दूसरी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अल्कलाइन और ये सब तो हो गया, तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट आपको ध्यान रखना है वो है आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट। तो पेनक्रियास जो है, ठीक है, अच्छा इसकी वजह से हेट्रोक्राइन और इसको हम मिक्सोक्राइन भी बोल देते हैं, और इसी को हम लोग स्टूडेंट्स मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग देखें तो और देखते हैं जरा पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो आपके पास एंडोक्राइन वाला पार्ट है, द एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आपके जो एक्सोक्राइन वाली सेल्स होती हैं, यानी कि एसिनर सेल्स जो होती हैं उससे सराउंडेड होता है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, एंडोक्राइन पार्ट is surrounded by the endocrine, by the exocrine cells known as acinar cells that produce ठीक है पैनक्रियाटिक जूस। जो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो बनाता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें इस तरीके से आपका ये चीज गिवन है, इसको जरा समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जरा देखेंगे, देखो ये सबके पास स्टमक है, ये नीचे पेनक्रियास है, पेनक्रियास के कुछ हमने सेल्स जो है जब जूम इन करी तो हमारे पास इस तरीके का एक सेक्शन आया। अब इस सेक्शन में अगर तुम देखोगे बच्चे, तो ये देखो सराउंडिंग में कौन है, ये हमारे पास एसिनर सेल्स है, और एसिनर कैसी है, हमारे पास एक्सोक्राइन सेल्स है। और इस एक्सोक्राइन नेचर के वजह से ही इन सेल्स के लिए क्या लिखा गया है स्टूडेंट्स, डक्ट सेल्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इनको डक्ट सेल्स लिखा गया है, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन नेचर है। तो ये सारी की सारी क्या बना रही होंगी, ये प्रोड्यूस कर रही होंगी स्टूडेंट्स पैनक्रियाटिक जूस, ये बना रही होंगी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो जो सेंटर में प्रेजेंट है बच्चे, जो सेंटर में है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि ये पूरा का पूरा है हमारे पास एंडोक्राइन वाला पार्ट। तो ये अंदर वाला जो ब्लू कलर से दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज द एंडोक्राइन वाला पार्ट। और इस एंडोक्राइन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स देखने को मिलेंगी, उसको मैं अलग से भी लिखवा दूंगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे कि कुछ आपको दिख रही है बच्चे इस तरीके से अल्फा सेल्स, कुछ दिख रही है आपको डेल्टा सेल्स, कुछ दिख रही है बीटा सेल्स, ठीक है, और कुछ आपको दिख रही है एफ सेल्स। तो इस तरीके से आपको पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इसी चीज को जरा देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर अब जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उस पर भी तुम ध्यान दे सकते हो इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये पेनक्रियास है, ठीक है, ये पेनक्रियास में सेंटर की साइड आपको एक डक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया बच्चे, उसे हमने बोल दिया इस तरीके से पैनक्रियाटिक डक्ट। इस पैनक्रियाटिक डक्ट के पास इस तरीके से स्टूडेंट्स, इस तरीके से और छोटी छोटी आपको ऐसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। ये वो ब्रांचेस हैं जहां से आपकी जो एसिनर सेल्स हैं उसमें कनेक्टिविटी बना पा रही है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपके पास कुछ एसिनर सेल्स आपको इसके पास पास ऐसे ऐसे करके देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके से एसिनर सेल्स जो हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एसिनर सेल्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो एसिनर सेल्स हैं,
ठीक है, वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं, कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट होती हैं सर्कुलर फॉर्मेट में, ठीक है। और इन सेल्स के सेंटर में आपको एंडोक्राइन सेल्स यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है बच्चे, वो इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ अदर ब्रांचेस या बंचेस ऑफ सेल्स हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ एसिनर सेल्स। इसी के सेंटर में बच्चे हमको मिल जाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसी के सेंटर में इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है। तो अब जरा अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, इसी एरिया को मैंने अगर अच्छे से जूम इन करा तो उसी चीज को उन्होंने उस डायग्राम में डिपिक्ट कर रखा था। तो इस तरीके से मेरे पास कंडीशन आ जाती है, ये हमारे पास एसिनर सेल्स हैं सराउंडिंग में, और सेंटर में है हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बच्चे मान लेंगे इस तरीके से कोई सेल है, ठीक है, इस तरीके से कोई सेल्स है, इस तरीके से कोई सेल है, ठीक है, और एक सेल इस तरीके से मान लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं। तो ये कौन कौन सी सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको जरा लेबल कर लेते हैं। एक जो वैरायटी हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है स्टूडेंट्स अल्फा सेल्स की। एक वैरायटी जो हमें देखने को मिली है वो मिली है स्टूडेंट्स हमें बीटा सेल्स की। एक जो हमें देखने को मिली है वो है हमारे पास डेल्टा सेल्स, ठीक है। और एक वैरायटी जो मिली है हमें स्टूडेंट्स वो है हमारे पास एफ सेल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं पीपी सेल्स। तो ये हमारे पास कुछ वैरायटी आ जाती है किसकी, सेल्स की। और ये सारा जो एंटायर आपको अंदर की साइड जो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर कौन सा वाला पार्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो अंदर जो भी चीज है प्रेजेंट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब इसी में स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग और इन डेप्थ में जाते हैं। अल्फा सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एक हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से जो हमें हार्मोन मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकागॉन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो बनाती हैं स्टूडेंट्स, उससे जो हार्मोन बनता है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इंसुलिन। डेल्टा सेल से जो भी आपका हार्मोन बनता है, ऑलराइट, डेल्टा सेल से जो भी आपका हार्मोन बनता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डो नॉट वरी, आई विल मेक योर थिंग्स मोर क्लियर, ठीक है, एज सून एज वी गो टुवर्ड्स द, ठीक है, इंटरनल साइड ऑफ द टॉपिक। एफ सेल्स या पीपी सेल्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये बनाता है आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स, ये बनाता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ सेट्स ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि आपके पैनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ सेट्स ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि आपके पैनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे हार्मोन्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं सारे हार्मोन्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन इस तरीके से, और हमारे पास पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये कुछ हार्मोन्स आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लेबलिंग कर देती हूँ अभी तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये क्या चीज है भाई, ये है हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट, ये है हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स योर सेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी बीटा सेल्स,
वो क्या है, वो है बीटा सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स कि कितना परसेंट किसका कंपोजिशन रहता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इंसुलिन के बारे में, तो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाता है, तो लगभग 70% जो है हमारे पास इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है बीटा सेल से। बाकी जो 17% है बच्चे ग्लूकागॉन, वो ये बनता है, और जो सोमैटोस्टैटिन है बच्चे वो लगभग 7% बनता है, और रिमेनिंग जो है हमारे पास पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सबसे पहले डील आउट करने वाले हैं विद योर बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो है बच्चे ये जो हार्मोन बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हार्मोन बनाते हैं प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का जो नेचर रहता है बच्चे वो कैसा रहता है, ये होता है आपका हाइपर ग्लाइसेमिक या फिर हाइपोग्लाइसेमिक। ये होता है स्टूडेंट्स हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब ये चाहता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन है वो कैसा रहे, हमेशा कम ही रहे। यानी कि इसका कंडीशन होती है कि ब्लड ग्लूकोज को कम रखना। इसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ब्लड ग्लूकोज को हमेशा कम रखने की रहती है। यानी कि इसकी प्रेफरेंस रहती है कि आपकी जो मसल्स है, ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं वो क्या कर ले स्टूडेंट्स, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले। किसकी मदद से, या ग्लूकोज का अपटेक कर ले, बेटर टू से मसल्स ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, किसकी मदद से, एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है उसकी मदद से। तो हम लोग लिखेंगे वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का नाम होता है स्टूडेंट्स ग्लूट4, वाया ग्लूट4, वाया ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वाया ग्लूट4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंसुलिन जो है बच्चे ये एक तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है बच्चे, ये है एक आपकी तरफ से इंसुलिन, ये है बच्चे एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इस हार्मोन के पास बच्चे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसके पास दो तरीके से पेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें क्या देखने को मिल जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स, 2 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स होती हैं स्टूडेंट्स। एक होती है आपके पास इसी के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, ए चेन होती है। ठीक है, ए चेन होती है, और दूसरी होती है बी चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होती है ए चेन होती है, और दूसरी होती है इसके पास बी चेन। अगर मैं ए चेन के बारे में स्टूडेंट्स बात करूं तो इसके पास आपको देखने को मिल जाते हैं 21 अमीनो एसिड्स, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 21 अमीनो एसिड्स। इसी तरीके से जो बी चेन है स्टूडेंट्स उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 30 अमीनो एसिड्स, 30 अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास 21 अमीनो एसिड्स और 30 अमीनो एसिड्स के दो पेप्टाइड चेन्स हैं। अब ये पेप्टाइड चेन्स क्या आपस में इंटरलिंक्ड है या नहीं है, तो इस चीज को भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर जो डायग्राम बनाने वाले हो, ठीक है, वो फिगर बनाओगे फॉर द फुल्ली डेवलप्ड इंसुलिन के लिए, यानी कि वाला इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो फुल्ली एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आपके पास कंडीशन आती है इंसुलिन की। आपके पास स्टूडेंट्स एक ए चेन मौजूद है इस तरीके से, और दूसरी जो है स्टूडेंट्स आपके पास इस तरीके से क्या मौजूद है, एक बी चेन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से एक बी चेन प्रेजेंट है। इस तरीके से एक ए चेन है स्टूडेंट्स, और एक दूसरी क्या है आपके पास बी चेन है। अगर मैं ए चेन के बारे में बात करूं, आपको ऑलरेडी पता है इसमें कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ए चेन में है हमारे पास 21 अमीनो एसिड्स, 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बी चेन, और बी चेन में क्या है बच्चे हमारे पास 30 अमीनो एसिड्स। इसके पास क्या है बच्चे 30 अमीनो एसिड्स, इसके पास क्या है बच्चे 30 अमीनो एसिड्स। अब अगर हम लोग ए चेन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो बी चेन और ए चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है विद द हेल्प ऑफ योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, किसकी मदद से इंटरलिंक्ड होती है, विद द हेल्प ऑफ योर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
अब आपको जरा ध्यान रखना है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बीच में क्या आपको देखने को मिलता है, इंटरलिंकिंग देखने को मिलती है। मतलब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो किसके बीच में होगा, ऐसे अमीनो एसिड्स के बीच में होगा जिसमें सल्फेट या फिर आप कह सकते हो जो सल्फर है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिस्टीन। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक 6th पोजीशन पर अमीनो एसिड होता है, इस तरीके से मैं बना देती हूँ, ठीक है, एक 6th पोजीशन पर होता है, और इसी तरीके से एक यहाँ पर हमारे पास एक 11th पोजीशन पर अमीनो एसिड देखने को मिलता है। तो 6th और 11th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये आपस में जो है कुछ इस तरीके से लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। किस वजह से लिंक्ड है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं A7 और B7, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स A7 और B7 में भी आपको एक इंटरलिंकिंग देखने को मिल जाती है, और ये भी किसकी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको एक इंटरलिंकिंग जो है बच्चे वो देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज फॉर योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये है स्टूडेंट्स किस चीज की, A7 की है एंड B7 की है। A7 की है और किसकी है स्टूडेंट्स, B7 की है, ठीक है, A7 और B7। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एक आती है आपकी इंटरलिंकिंग बिटवीन 19 एंड 20। तो यहाँ पर जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो 20 नंबर पे अमीनो एसिड्स हैं, इस तरीके से जो 20 नंबर का अमीनो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जो आपके पास 19 नंबर का अमीनो एसिड्स है, उसके बीच में भी इंटरलिंकिंग आपको देखने को मिल जाती है, किसकी, इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फुल्ली एक्टिवेटेड फॉर्म है इंसुलिन का, जिसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ, जिसमें 6 था, 11 था, 7 है, 7 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ए के आ जाता है आपका स्टूडेंट्स 20 नंबर का अमीनो एसिड्स, और ये बी का आ जाता है 19 नंबर का अमीनो एसिड। तो 20 एंड 19 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो दो तरीके की बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो एक जो बॉन्ड का टाइप आ रहा है स्टूडेंट्स, इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा डाई सल्फाइड बॉन्ड। इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये वाला जो है आपके पास स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे पास इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये है हमारे पास दोनों इंटर इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें ये चीज काफी जरूरी है कि आपको ये पता हो कि भाई इन टोटल अगर हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आ रहे हैं तो वो कितने आ रहे हैं भाई। इन टोटल जो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, इन टोटल जो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, जिसमें से 2 हैं बच्चे इंटर टाइप के जो ए और बी को कनेक्ट करा रहे हैं, और एक है बच्चा जो सिर्फ एक इंट्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो इंसुलिन है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ए अगर मैंने लिख दिया 2, बी मैंने लिख दिया 1, सी मैंने लिख दिया 4 और डी मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 1 जो है आपके पास इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है बच्चे वो है हमारे पास A6 एंड A11 के बीच में। ये ध्यान रखना भाई, इसकी लोकेशन पर तुमसे क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें PYQs में। और जो दूसरा है, ठीक है, यानी कि जो 2 बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेंगे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और ये जो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये कहाँ पर मौजूद है, एक तो आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स A7 एंड B7 पर, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा A20 एंड B19 पर। तो ये जो 2 लोकेशंस हैं इसको और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको आप जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे सभी बच्चे। ऑलराइट, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
तो इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है बच्चे वो किस तरीके से होता है, जरा उसको भी ध्यान देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, जरा इस पर भी ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इंसुलिन किस तरीके से बनता है इस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो भाई इंसुलिन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक तो ए चेन है इस तरीके से मौजूद, एक तो ए चेन है स्टूडेंट्स, एक है बच्चे आपके पास इस तरीके से एक बी चेन है। इसी दोनों में कनेक्शन मिला होता है किसका बच्चे, सी पेप्टाइड का, और यहीं पर आपके पास एक आ जाता है स्टूडेंट्स एन टर्मिनल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और यहीं पर ही आपके पास प्रेजेंट है बॉन्ड्स, जो कि आपको ऑलरेडी पता है इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैंने रफली यहाँ पे बॉन्ड्स का बता दिया है। मेन हमारा जो टारगेट है वो है यहाँ पर कुछ चेन्स या लेंथ ऑफ चेन्स को समझने का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है स्टूडेंट्स एन टर्मिनल, ठीक है। ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सी पेप्टाइड, ठीक है। ये है हमारे पास ए चेन, ये है बी चेन। ये जो फॉर्म प्रेजेंट है स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ये जो फॉर्म प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको जो स्टेप ध्यान रखना है बच्चे वो क्या है कि इसके बाद जो एन सिग्नल है, एन सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, एन सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और जैसे ही वो रिमूव करता है तो ए बी बचा और हमारे पास सी पेप्टाइड बचा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारे पास ए चेन बचेगी इस तरीके से, एक हमारे पास ए चेन बचेगी बच्चे, दूसरी जो बचेगी हमारे पास बी चेन बचेगी, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से एक कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज फॉर योर सी पेप्टाइड, ठीक है। और इसमें आपके पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, ये था प्री प्रो इंसुलिन, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रो इंसुलिन, ठीक है। ये है हमारे पास प्रो इंसुलिन। या इस तरीके से आप, इस तरीके से अगर ऐसे हम बात करें, ठीक है, तो एक आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि एक आपके पास ये जो फॉर्म आ रही है पहले वाली फॉर्म स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ये भी आपके पास इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है, ऑफ इंसुलिन, और ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, और नाम लिख सकते हैं आप प्रो इंसुलिन। ये भी आपके पास इनएक्टिवेटेड फॉर्म ही है, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ही है। नेक्स्ट जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आती है वो क्या होती है, जो सी पेप्टाइड चेन है उसका रिमूवल हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाता है, इज रिमूव। सी पेप्टाइड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास ए चेन बचता है, एक हमारे पास बी चेन बचता है जो कि अभी आपने देखा, और उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास होता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन जो है वो होता है एक्टिवेटेड इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है बच्चे कैसा है, ये है हमारे पास एक्टिवेटेड इंसुलिन। ऑल राइट, अब ये जो भी आपने स्टेप्स देखे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे कहाँ पर हो रहे हैं, ये जो आपने स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स देखे ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, जो ये वाला स्टेप है स्टूडेंट्स और ये वाला जो स्टेप हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो इससे ऊपर जो भी स्टेप्स हुए हैं वो हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक एंडिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ है। इसके अंदर वाला जो पार्ट हुआ है ये हुआ है बच्चे गोल्जी बॉडी में। ये आपको देखने को किसमें मिलता है स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी में। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन के बारे में अब आपको और कुछ पॉइंट्स जानने हैं, यानी कि इसका जो जीन है वो किस क्रोमोसोम में होता है। तो जीन फॉर दिस दिस हार्मोन यानी कि इंसुलिन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11 इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, अगर हम मान ले स्टूडेंट्स की कोई इंसुलिन बन भी जाता है तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। तो हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 5 to 10 मिनट्स की। हाफ लाइफ जो आपको देखने को मिलती है वो कितनी देर की मिलती है, 5 to 10 मिनट्स की। इंसुलिन का नेचर आपको ऑलरेडी पता है बच्चे, वो क्या होता है, वो होता है हाइपोग्लाइसेमिक। और हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब हुआ कि भाई ये जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम रखता है, यानी कि ग्लूकोज इन ब्लड वो क्या होगा बच्चे, कम होगा। बिकॉज आपको ऑलरेडी रीजन पता है, बिकॉज अपटेक बाय द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है अपटेक बाय द स्केलेटल मसल्स वाया ग्लूट 4। किसकी मदद से देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, वाया GLUT4। और GLUT4 क्या है, ये है आपके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में काफी सारे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो जरा देखेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स आपके पास GLUT1। GLUT1 जो है वो आपको देखने को मिल जाता है आरबीसी के ऊपर। इसी तरीके से GLUT2 भी होता है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, और ये मौजूद होता है कहाँ पर, ये होता है बच्चे लिवर के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फिर हमारे पास होता है GLUT3 जो हमारे मेजरली ब्रेन में देखने को मिलता है। और GLUT4 जो है बच्चे वो आप अभी पढ़ेंगे, जो कि आपको मसल्स में देखने को मिलता है। और GLUT5 जो है बच्चे वो आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो GLUT5 जो है वो आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को आप जल्दी से स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे सो दैट कि भाई फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ सके। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूजन है तो एक बार भाई दोबारा से गो थ्रू करके लिखो, क्योंकि मैंने जो लैंग्वेज का यूज करा है स्टूडेंट्स वो भी काफी सिंपल लैंग्वेज का यूज करा है। ऑलराइट एवरीवन, चलिए जल्दी से इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम लाइक कुछ इमेजेस का यूज करेंगे सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। All right, so just give me a sec. फिर I'll be adding some more images. तो यहाँ पे ये जो मैं डायग्राम प्लेस कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करने हैं, फिर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिलेट विद दीज पॉइंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखेंगे मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने बताया कि जो ग्लूट है ना वो आपका ट्रांसपोर्टर है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूट जो है बच्चे वो आपके पास ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के लिए। और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के अपटेक कराने में मदद कराता है। ठीक है, ये क्या कराता है, ग्लूकोज के अपटेक कराने में मदद कराता है। तो अब जरा इसी डायग्राम को हम लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो बेसिक में मैंने आपको ग्लूट के बारे में ऑलरेडी बता दिया। तो देखेंगे जरा क्या कंडीशन है भाई। एक जो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर मैं GLUT2 की बात कर रही हूँ तो ये हमने देखा था कि लिवर में लोकेटेड होता है। और लिवर में ये जो होता है स्टूडेंट्स कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसा होता है भाई, ये होता है हमारे पास बाय डायरेक्शनल इन नेचर। बाय डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ से जो ग्लूकोज है वो रिलीज भी हो सकता है, उसका अपटेक भी हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन को आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा।
ये इस तरीके से GLUT2 मैंने बना दिया, और जो GLUT2 है वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, ब्लड वेसल अगर मैंने इस तरीके से बनाई है तो ब्लड वेसल में से ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज है उसको इस तरीके से ले जा भी सकता है और अंदर से ग्लूकोज को बाहर भी लेके आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स GLUT4 के बारे में, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट GLUT4 एज वेल। ये तो GLUT2 था, ग्लूट फोर जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका एक इंट्रासेलुलर वेसिकल के अंदर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है विद इन द सेल, विद इन द सेल इन इंट्रा सेल्युलर वेसिकल, प्रेजेंट विद इन द सेल इन इंट्रासेलुलर वेसिकल में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम ये वाली कंडीशन देखें स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखेंगे, ये हमारे पास एक मसल सेल है और इस मसल सेल के पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंट्रासेलुलर वेसिकल मौजूद है इस तरीके से, और इस इंट्रासेलुलर वेसिकल के ऊपर ही आपको GLUT4 जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इस वेसिकल को सिग्नल मिलता है, कब, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो मान लेंगे बच्चे ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, ठीक है, और यहाँ पर इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर से इस तरीके से बाइंडिंग कर लिया, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेंगे, इंसुलिन इंसुलिन बाइंड्स विद इट्स रिसेप्टर। इंसुलिन ने बच्चे जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग करी, तो अब क्या होता है बच्चे, टायरोसिन सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, टायरोसिन सिग्नलिंग पाथवे जो है बच्चे वो स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ये पाथवे स्टार्ट हुआ तो अब क्या होता है, अब ये जो आपके पास GLUT4 है ये जाके एक्सप्रेस हो जाते हैं किस पर बच्चे, ये एक्सप्रेस हो जाते हैं ऑन द मसल सेल इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक इजी हो जाता है। पर ये जो प्रोसीजर होता है कैसे होता है, वाया एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जिसमें जो वेसिकल है वो क्या करती है, मर्ज हो जाती है विद योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या कर पाती हैं, फिर अगर ब्लड स्ट्रीम में उन्हें अगर कोई क्या दिख रहा है, ग्लूकोज दिख रहा है, तो उसके बाद जाके उस ब्लड स्ट्रीम से फिर इस प्रकार से ग्लूकोज का अपटेक हो पाता है। तो इस तरीके से फिर ग्लूकोज का अपटेक जो है इस तरीके से आपको मसल के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या दे रखा है, इधर दे रखा है बायोएक्टिव पेप्टाइड्स इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। पहले इस वाले पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक में अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या कंडीशन दिख रही है, ये आपके पास एक इंसुलिन का रिसेप्टर है, इंसुलिन का रिसेप्टर, और ये जो पूरा सिग्नलिंग पाथवे है, कहीं ना कहीं तुम जो सेल सिग्नलिंग या सेल बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें पढ़ोगे, बट यहाँ पे भी देख लो। तो मैंने तुम्हें ये चीज जो रिसेप्टर बेस्ड कहानी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इसमें जो सिग्नलिंग पाथवे चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, टायरोसिन काइनेस वाला बनेगा। तो टायरोसिन काइनेस वाले पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका PI3 काइनेस का सिंथेसिस होता है, जिससे AKT जो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। अब जैसे ही AKT बढ़ जाता है तो वो प्रमोट करता है कि जो GLUT4 हमारे पास वेसिकल में इस तरीके से मौजूद है वो कहाँ चला जाए, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाए। तो इस तरीके से वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और जाके सेल मेम्ब्रेन के पास मर्ज हो जाता है, जिससे अगर सराउंडिंग में कोई ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वो हमारे अंदर यानी कि विद इन द सेल जो है वो एंटर कर सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको रिसेप्टर गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज द इंसुलिन मॉलिक्यूल अलोंग विद द इंसुलिन रिसेप्टर, और इंसुलिन रिसेप्टर जो है जैसे ही बाइंड करेगा इंसुलिन से तो टायरोसिन काइनेस पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट जो है बच्चे यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि लिपिड पे भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा और प्रोटीन पर भी देखने को मिलेगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर ग्लूकोज आपको इन चीजों पर भी
इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या कंडीशन होगी, उसके बाद भाई हमारे पास जो GLUT4 प्रेजेंट होता है वो इनसाइड द सेल होता है। तो GLUT4 जो है वो हमारे पास वेसिकल में प्रेजेंट होता है और फिर यही वेसिकल्स जो है ये ऊपर की तरफ जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये ऊपर की तरफ जाती है और फिर मर्ज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो GLUT4 है वो ऊपर की तरफ जाता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाता है। अब क्या होगा इस पॉइंट पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो इस GLUT4 की मदद से अंदर आ जाते हैं। अब तुम यहाँ पर देखोगे बच्चे, एक और चीज मेंशन है यहाँ पे, एक और पाथवे दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। पर यहाँ पर स्टूडेंट से आपको ध्यान रखना है, एक और कंडीशन लिखी है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो कि दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट को, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं। तो भाई हमें इंसुलिन के रिसेप्टर की नीड ही क्यों है, हमें इसलिए नीड है ताकि GLUT4 एक्सप्रेस हो जाए। पर अगर मैं कोई और पाथवे से GLUT4 को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो फिर मैं विदाउट इंसुलिन भी सर्वाइव कर सकती हूँ बाय टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस। तो यहाँ पे मेटफॉर्मिन बच्चे क्या करता है, ये कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, AMP का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं AMP के और CM के जो है इसका सिंथेसिस बढ़ने लगता है, लीडिंग टू विच GLUT4 फिर से बढ़ जाता है। मतलब इसका जो एक्सोसाइटोसिस वाला प्रोसीजर है वो बढ़ने लगता है, जिसके वजह से GLUT4 जो है बच्चे वो मेम्ब्रेन की तरफ एक्सप्रेस होने लगता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। इससे आगे वाली क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि इंसुलिन के इफेक्ट जो है वो और क्या क्या रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि अलग से लिखने की जरूरत है तो आप उसको अलग से भी लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और जो हमारी रिमेनिंग सेल्स है, ठीक है, यानी कि अल्फा सेल्स हो गई, डेल्टा सेल्स हो गई, ठीक है, एंड जो F सेल्स हो गई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ इंसुलिन से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी करेंगे। इसके बाद बच्चे हमें डिस्कस करना है दूसरा ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। फिर बचता है पैराथायराइड, एंड दैट विल एंड इवेंचुअली योर एंडोक्राइन वाला चैप्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी बच्चों को मजा आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और बस ध्यान ये रखना है कि रिविजन अपना पक्का रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।